हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रोशन साथ स्टडी पॉइंट। मैं ईशा आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे 12th क्लास के हिंदी सिलेबस में अंकित जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं, जो देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत है, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। तो हमने दोनों कविताओं पर बात कर ली थी अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ पे। आज हम उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सपोर्ट मटेरियल ले रहे हैं जो हर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को प्रोवाइडेड होता है। तो जिसके पास सपोर्ट मटेरियल है वो इसको निकाल कर देख लीजिए कि इसको कैसे पढ़ना है। और मैं ये इसलिए दिखाती हूँ पहले ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि कैसे पढ़ना है इसको और कैसे समझना है। और जिनके पास नहीं है, यानी प्राइवेट स्कूल के जिन बच्चों ने हिंदी ले रखी है, उनके लिए एक वो मिल जाएगी हेल्प इससे। तो हम अगर इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना, वो यही आता है सप्रसंग व्याख्या का, जो एक कविता में से आता है और एक पाठ में से आता है। तो जब हम पाठ पर चर्चा करेंगे तो पाठ के जो प्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं उसको देखेंगे, बट अभी हम कविता को देख लेते हैं। तो जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था तो आपको बताया था जो सप्रसंग व्याख्या होती है उसकी जो आंसर्स दिए जाते, मतलब मार्क्स दिए जाते हैं, उसके एक क्राइटेरिया होता है। 1 मार्क्स आपका संदर्भ का मिलता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 मार्क्स आपका प्रसंग का होता है और 2 मार्क्स आपके व्याख्या के होते हैं। व्याख्या में क्योंकि आपको भावार्थ और शब्दार्थ दोनों लिखना होता है। उसके बाद 1 मार्क्स होता है आपका विशेष का। तो इस तरह से आपके 5 मार्क्स मिलते हैं। तो अब अगर हम इस सब प्रसंग की व्याख्या करें, जहाँ पर दिया हुआ है, जो ये है देवसेना का गीत में से लिया गया है और इसका प्रसंग दिया हुआ है आह वेदना डैश, उसके बाद निर्वता अनंत अंगड़ाई, यानी कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका जो भी पैराग्राफ था उस कविता का, उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो अब इसका हम पहले क्या लिखेंगे, प्रसंग। प्रसंग मैंने बताया 1 मार्क्स का होता है और इसके अंदर आपको क्या लिखना होता है, प्रसंग यहाँ नहीं होता, संदर्भ होता है हालांकि पहले, बट इसमें जिस तरह से दिया है हम वही देख लेते हैं। और उसमें आपको लिखना है कि कवि कौन है, कविता कौन है। ये चीज़ हालांकि संदर्भ में आती है, क्योंकि संदर्भ का मतलब रेफरेंस होता है। तो रेफरेंस में हम क्या लिखते हैं, कवि और कविता कौन सी है। तो ये इसके 1 मार्क्स होते हैं पक्का, तो आपको ये तो 1 मार्क्स ले लेने नहीं, याद करके। फिर हम अगर देखें यहाँ पे जो संदर्भ लिखा है, यहाँ पे वैसे प्रसंग आना चाहिए कि प्रसंग कहना क्या चाहता है, यानी उसका एक इंट्रोडक्शन होता है ना, उस तरह से देना होता है। तो इसमें बोला है कि इसमें देवसेना अपने दुख और संघर्षों का वर्णन करते हुए कहती है कि उसकी जीवन यात्रा पर अगर किसी ने अधिकार किया है तो वह एकमात्र उसका अकेलापन है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, देवसेना का अकेलापन बताया गया है, यानी उसके दुख दर्द को व्याख्या की गई है इस पूरे स्टैंजा या फिर पैराग्राफ के अंदर। तो हम अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। मैंने इस अभी यहाँ पर आपके सपोर्ट मटेरियल से बता रही हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि जिस तरह से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी इसको कैसे आपको करना चाहिए। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर क्या दी हुई है। व्याख्या में आपका दिया है, देवसेना कहती है, अब देवसेना क्या कह रही है, देवसेना कहती है कि मुझे जीवन के अंतिम क्षणों में भी दुख और पीड़ा ही मिल रही है। मैंने अपना सारा जीवन इसी आशा में गुजार दिया कि स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करता है, लेकिन यह तो मात्र मेरा वहम था। इसी कारण मैंने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया, अर्थात अपने जीवन की मधुर यादों को दान कर दिया। अंततः जीवन के अंतिम क्षणों में भी मुझे दुख ही दुख मिल रहे हैं, मानो संध्या भी उसके दुख से आंसू बहा रही है। ऐसा लगता है मानो उसकी जीवन रूपी यात्रा में अगर कोई साथ चल रहा है तो मात्र उसका अकेलापन है। तो ये कब लिखेंगी देवसेना, कब लिख रही होगी आप सोचो, जब उसने अपने स्कंदगुप्त को प्रेम प्रस्ताव लिख दिया था और उसको वहाँ से भी सिर्फ निराशा ही हासिल हुई थी, उसको कुछ नहीं पता चला। तो कहानी में हमने पढ़ा था कि जो उसके भाई थे बंधु वर्मा, वो हुणों के साथ हमले में, मतलब जब भी उनका युद्ध हुआ था उसमें मारे गए थे। उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया था, राजपाट छिन चुका था। तो वो उनके पास बस एक आशा बची थी कि हम किसके पास चले जाएं, जो स्कंदगुप्त थे जिससे वो प्रेम करती थी उसके पास चली जाएं। लेकिन वहाँ से भी क्या पता चलता है कि स्कंदगुप्त किसी और से प्रेम करता है और उन्होंने उनका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो इसीलिए अब वो क्या हो गई हैं, बिल्कुल निराश हो गई है और निराशा में अपनी ये बात कहती हैं कि मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में। तो वो अंतिम क्षण क्यों बोल रही है, ये हम 2 तरह से देख सकते हैं कि या तो तब हो रहा है जब स्कंदगुप्त दोबारा इनके पास लौट कर आए थे प्रेम प्रस्ताव लेकर, या फिर उस टाइम भी कह सकते हैं जब ये अपनी इज्जत बचाते हुए भाग रही थी कहीं पे शरण लेने के लिए।
तो उस टाइम भी वो कहती हैं कि मुझे सिर्फ दुख और पीड़ा ही मिल रही है, मैंने अपना सारा जीवन इसी आशा में गुजार दिया कि स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करता है। यानी वो बचपन से ही ये सोचती थी कि स्कंदगुप्त से वो प्रेम करती है, जो कि कहीं और के शासक रहे थे, और उन्हें ये लगता था कि स्कंदगुप्त भी मुझसे प्रेम करते हैं जितना मैं करती हूँ। तो ये वहम था सिर्फ उसका, क्योंकि जब उसने मना कर दिया, उसको पता चल गया कि वो मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। इसी कारण से मैंने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। यानी कि जब उन्होंने मना कर दिया मेरे को, तो मैंने पूरा जीवन किसके लिए व्यतीत कर दिया, सिर्फ देश सेवा में बिता दिया, और जीवन को मधुर यादों को दान कर दिया। यानी जो भी मेरे जीवन के अच्छी याद थे कि मेरे पास राजपाट हुआ करता था, मेरा परिवार था और मैं किसी से प्रेम करती थी, ये सब उन्होंने भिक्षा मांग मांग कर गवा दिया। क्योंकि जब भी वो भिक्षा मांगती थी, उनको वो दुख सामने आते थे, तो उनकी सारी यादें एक तरह से मिटती जा रही थी, वो सब वैनिश हो रही थी। तो जीवन के अंतिम क्षणों में भी उनको क्या मिल रहा है, अब सिर्फ दुख मिल रहा है। मतलब ये सब तो उन्होंने गवा दिया। अब जब हम किसी चीज़ को भुलाने की कोशिश करते हैं तो हमें ज़्यादा दर्द होता है। तो यही चीज़ उन्हें हो रहा है कि वो जब अपनी यादों को दान कर रही हैं, तो ये अंतिम क्षणों में भी सिर्फ उसको दुख ही दुख मिल रहा है, उसको और तकलीफ़ हो रही है। अब वो कंपेयर क्या कर रहे हैं कि संध्या भी उसके दुख में आंसू बहा रही है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे रात आ रही होती तो शाम ढलती रहती है, तो उस तरह से उनको लगता है कि संध्या भी मेरे दुख में रो रही है, शाम भी ढल रही है। मानो उसका जीवन रूपी यात्रा में अगर कोई साथ चल रहा है तो अकेलापन की शाम जब होता है तो बहुत अकेला सा फील होता है, कोई नहीं होता आसपास, बहुत सन्नाटा आता है। तो उनको ऐसा ही फील हो रहा है कि अब भी जब मेरे जीवन के अंतिम क्षण है, तभी से मुझे सिर्फ अकेला लग रहा है। अब हम विशेष देख लेते हैं इसका। तो विशेष ज़रूरी होता है, ये भी 1 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर क्या है, देवसेना के जीवन के संघर्षों का सजीव चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर सजीव चित्रण दिखता है, मतलब हम उसे जोड़ पा रहे हैं। एक इस तरह से कह रहे हैं कि ट्रू स्टोरी भी ऐसी ही होती है, सिमिलैरिटी होती है इसमें, तो इसीलिए इसमें कहा है कि जीवन सजीव चित्रण है। और 2-3 देख लेते हैं इसमें। अच्छा, विशेष में काव्य सौंदर्य सेम होता है कि आपको विशेष के अंदर ही काव्य सौंदर्य लिखना होता है, तो इसके अलग से पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आप लिख दीजिए खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, छायावादी रचना है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, छायावादी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो एक छायावादी रचनाकार हैं और उसमें भी प्रसिद्ध हैं, इसीलिए। फिर ये करुणा रस, तो मैंने 2 चीज़ तो बताई भी थी आपको कि अलंकार और रस और भाषा, ये 3 चीज़ें तो आपको लिखनी होती है। तो विशेष में अगर आप कोई भी 3 चीज़ें आपको जो भी याद आ रही है वो लिख लोगे, तो आपको उतने में मार्क्स मिलते हैं पूरे। 3 चीज़ें लिखना मिनिमम होता है आपको, मैक्सिमम आप जितना चाहे लिख सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 लिख के आप ख़त्म कर दीजिएगा। भाषा लिखना ज़रूरी होता है, अलंकार लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर रचना में आपको अलंकार ज़रूर मिलेगी। और अगर रचनाकार का ये दिया है तो आप इसे लिखिए, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। रस अगर उसमें आपको दिखता है तो रस लिख दीजिए, और अगर आपको ये याद आ जाता है मुक्त छंद है या जो भी छंद है वो कर सकते हैं, नहीं तो आप रचना की एक विशेषता बता दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताते हैं सजीव चित्रण है। उसी तरह से कुछ रचनाएँ वर्णनात्मक होती है, कुछ व्याख्यात्मक होती है, कुछ चित्रात्मक होती है। तो इस तरह से कुछ शब्दों का प्रयोग करके आप उसका विशेष लिख सकते हैं। अब हम एक और देख लेते हैं सप्रसंग व्याख्या। तो दूसरे सप्रसंग व्याख्या में क्या दिया हुआ है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर फिर आगे, इससे मन की लाज गवाई। तो ये है, इसमें भी आपको सेम चीज़ बतानी है। संदर्भ में आप लिखिएगा कवि कौन है, कविता कौन है, और जब प्रसंग आएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा सही दे रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि प्रसंग इस लाइन में होना चाहिए, संदर्भ पहले होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ सही लग रही है तो आप इस तरह भी एग्ज़ाम में लिख सकते हो, या आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर यहाँ पर प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि क्या दे रखा है उस लाइनों में, तो देवसेना के हृदय की समस्त वेदना, व्याकुलता, बेचैनी का वर्णन किया गया है। वह अपने वेदनामय क्षणों को याद कर रही हैं। ये भी जो भी लाइन है आप अपनी बुक खोल के बैठा करिए जब भी ये सब चीज़ों को पढ़ रहे हो, ताकि आपको वो लाइनें समझ आ जाए कौन कौन सी लाइन की व्याख्या की गई है। और अगर आपको वो व्याख्याएँ समझ नहीं आए तो ये व्याख्या से आप समझ सकते हो। तो अब मैं इसे समझाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने सारी कविता पढ़ चुकी है, आप इसको सिर्फ देख सकते हो। तो ये था। और विशेष को देखिए तो सेम विशेष में यही है, लेकिन यहाँ पर आप एक नई चीज़ देखोगे कि विशेष में यहाँ लिखा है कि इस लाइन में देवसेना की विरह विदगत दशा को दिखाया गया है, या ये कह सकते हैं कि उनके दुख को या वेदना को दृष्टापित किया गया, दिखाया गया है। यहाँ पर वो दुखी हैं। तो ये इस तरह भी आप किसी विशेष में लिख सकते हैं। जब आपको कोई विशेष में चीज़ें याद ना आ रही हो तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो।
संस्कृत ने खड़ी बोली, सेम खड़ी बोली यहाँ पे बोला है, बस यहाँ पे एक ये शब्द बोल दिया, लेकिन आप ये मत समझिएगा। हर कविता की ये जो लाइनें होती है ना, विशेष सेम ही होती है ऑलमोस्ट, बस एक चीज़ अलग हो सकती है कि पैराग्राफ के हिसाब से उसका जो एक इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग होता है। पहले वाले में हमने सजीव चित्रण देखा था, जबकि इस वाले में हम क्या देख रहे हैं, विरह वेदना दिख रही है, किसकी, देवसेना की। तो इस तरह से अलग दिखता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। मुखचंद हो गया, अलंकार भी डिफरेंट थोड़े से हो सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं वरना। तो ये तो हो गए हमारी व्याख्याएं, सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है। अच्छा, ये आपके जो एक क्वेश्चन आता है आपका 2 मार्क्स में, जिसमें आपको काव्य सौंदर्य लिखना होता है, भाव पक्ष उसमें क्वेश्चन आता है सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो उस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको भाव पक्ष लिखना होता है, शब्दार्थ लिखना होता है और काव्य सौंदर्य लिखना होता है, यानी शिल्प सौंदर्य जिसको कहते हैं हम। तो ये वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपकी एक लाइन दी रखी है, जैसे श्रमित स्वप्न विहाग की तान उठाई, जो भी है। उसके बाद आपको इसकी भाव पक्ष देना है, जैसे कि इसका मतलब क्या दिया है इसमें, इसके माध्यम से देवसेना कहती हैं कि जिस प्रकार दिन भर के थके हारे पथिक को कोई भी मधुर गीत अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अपने जीवन के संघर्षों से थकी हारी देवसेना को स्कंदगुप्त का प्रेम प्रसंग अच्छा नहीं लग रहा है। तो जीवन के अंतिम क्षणों में जब स्कंदगुप्त प्रेम प्रस्ताव लाते हैं दोबारा देवसेना के समक्ष, तो देवसेना को अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अब तो इतना ज़्यादा दुख देख लिया था कि अब उन्हें ये सब झूठा लग रहा है और अब उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, वो अपने दुख से ही खुश हैं। तो इसीलिए जिस तरह से जीवन के संघर्ष करते करते एक पथिक यानी एक जो यात्री होता है, राही जो होता है, वो राहगीर थक जाता है चलते चलते, तो पेड़ की छाया पर आकर सो जाता है, तो उसको तब सिर्फ सबसे अच्छी क्या लगती है, नींद अच्छी लगती है, वो अब और प्रयास नहीं करना चाहता है। इस तरह से देवसेना इतनी थक गई है कि अब उसे प्रेम प्रस्ताव बहुत बुरा लग रहा है और अब वो अपने जीवन के जो भी हैं उन संघर्षों से थक हार कर आराम करना चाहती है, उस प्रेम प्रस्ताव में पढ़कर नहीं रहना चाहती जिसने धोखा दिया था। तो वो भाव पक्ष इसका स्पष्ट हो गया। फिर शिल्प सौंदर्य में हम क्या देखेंगे, कवि बता दी, कविता बता दी, भाषा बता दी, शैली बता दी, रस और छंद, तो ये सारी चीज़ें हो गई इसमें। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है शिल्प सौंदर्य में, आप देख सकते हो, इनमें से कोई भी 3 भी लिख दोगे आप तो चलेगा। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं, तो इस पर देखिए, देवसेना की हार व निराशा के क्या कारण रहे हैं। तो देवसेना के हार और निराशा की ये क्वेश्चन आपका जो है एनसीईआरटी की बुक का भी सेम क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो हम अभी देख लेते हैं, आपकी बुक में भी वही क्वेश्चन दे रखा है, तो हम फिर उस टाइम नहीं देखेंगे। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। हूणों के आक्रमण में उनका सारा परिवार नष्ट हो जाता है, यानी मारा जाता है। वह अपने भाई का स्वप्न साकार करने के लिए स्कंदगुप्त की शरण में आती है। ये लाइन नहीं कहेंगे हम, क्योंकि प्रेम वो खुद से करती थी, वो कोई भाई का स्वप्न नहीं था, उससे प्रेम करती थी, परंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया को चाहते थे, इसलिए उसे प्रेम में निराशा ही मिलती है। जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त उसे प्रणय निवेदन करता है, उसे स्वीकार नहीं करती हैं। इस प्रकार दोनों बार हम प्रेम में उसे सिर्फ निराशा ही मिलती है। अपने आप को कमज़ोर जानते हुए भी मुसीबतों और कठिनाइयों को डटकर सामना किया, वह हार गई। इस प्रकार प्रेम में मिली असफलता और जीवन में मिली असफलता के कारण देवसेना हार जाती है। तो इस पूरी लाइन में हम ये सिंपली कह सकते हैं कि देवसेना क्यों हार गई थी। पहला, हूणों के आक्रमण में उसका जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी वो भाई बंधुवर्मा मारे जाते हैं। दूसरा, इस हमले में उसका पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है, सिर्फ वो अकेली बचती है। फिर उसे उसका राजपाट छिन जाता है और उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए भागना पड़ता है। जब वो स्कंदगुप्त के पास मदद मांगने जाती है और अपना प्रेम प्रस्ताव ले जाती है, तो स्कंदगुप्त भी उसको निराशा ही देता है, उसका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा देता है और उसको क्या पता चलता है कि जो स्कंदगुप्त है वो किसी और से प्रेम करता है। उसके बाद उसको क्या दुख मिलता है कि जब वो अपनी इज्जत बचाकर जा रही होती है, तो उसको एक आश्रम में जाकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि राजकुमारी के लिए भिक्षा मांगकर जीवन जीना मुश्किल काम है, तो ये भी उसके लिए दुख है। फिर वो कहती है, एक तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, मेरे पाँव कमज़ोर थे, यानी मेरे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। मुझे पता था कि इस संघर्ष भरी जो रास्ता मुझे मिल रहा है उसमें उसे हार ही मिलेगी, फिर भी वो मुसीबतों को सामना कर रही थी डटकर। फिर भी उसे क्या मिलती है, असफलता मिलती है, उसमें उसे विजय प्राप्त नहीं होती है, पूरे जीवन काल में उसे दुख मिलता है। और जब अंतिम क्षण आता है तो क्या पता चलता है कि जो उसका प्रेम था यानी स्कंदगुप्त, वो वापस लौटकर उसके पास आ रहा है प्रेम प्रस्ताव लेकर, बट अभी
वो उसको स्वीकार नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो अब प्रेम से हार चुकी थी और अब उसे प्रेम पर विश्वास उठ गया था। तो अब भी उसे सिर्फ हार ही मिलती है, दोनों टाइम में उसको प्यार नसीब नहीं हुआ, और जो जीवन के साथ जो उसके साथ हुई घटनाएं हुई उससे भी उसे दुख मिली। तो ये सारा इसका आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन सारे बिंदुओं पर बात की है। यह आपको सप्रसंग व्याख्या में हेल्प करने में भी मतलब जब वो क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी हेल्प करेगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। अगेन सेम क्वेश्चन, मतलब सेम नहीं बट इम्पॉर्टेंट है, और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ यहीं पे बात कर रही हूँ मैं इस पर भी। कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त आकर देवसेना से प्रणय निवेदन करता है। तो देवसेना सोचती है कि जिस समय मुझे स्कंदगुप्त की ज़रूरत थी उसने मेरा साथ नहीं दिया, अब मैंने अपना सारा जीवन लोगों को सेवा में समर्पित कर दिया है। ऐसे में मेरे मन को किसी कोने में यह द्वंद्व हो रहा है कि मुझे स्कंदगुप्त से विवाह कर लेना चाहिए। तब देवसेना अपने मन को समझाते हुए कहती है कि मेरे मन, तू कोई क्यों पागल हुआ जा रहा है। अगर क्षणिक सुख के लिए तू स्कंदगुप्त की ओर मुड़ता है तो जो त्याग तपस्या और बलिदान तूने किया है वह सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। मेरे जीवन भर की सारी देश सेवा रूपी कमाई तू खो देगा। यानी कि जब कोई आपकी इज्जत नहीं करता, कहते हैं ना जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो जिस व्यक्ति ने यानी कि स्कंदगुप्त ने उस टाइम आपको नहीं स्वीकारा जब आपके पास कुछ नहीं था, तो अब वो किस हक से दोबारा लौट कर आया। इसका मतलब अभी भी सिर्फ उसकी कोई ज़रूरत है इसलिए वो लौट कर आया। और ऐसे में अगर आप उसकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हो तो ये आपकी बहुत ही बड़ी बेइज्जती होगी कि उस टाइम उसने आपको ठुकरा दिया। और अब जब दोबारा वो आ रहा है तो आप दोबारा उसके लिए स्वीकार कर लेते हो उसके प्रस्ताव को, मतलब आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। तो इसी चीज़ को लेकर वो कहती हैं कि मैंने जो जीवन भर संघर्ष किया था, दुखों का सामना किया था, त्याग की थी, वो सब व्यर्थ हो जाएगी अगर मैं इसे स्वीकार कर लेती हूँ इनके प्रेम प्रस्ताव को। तो ये वो कहना चाहती है क्योंकि उन्होंने जीवन भर क्या किया था, भिक्षा मांगी थी और अपनी सारा जीवन देश सेवा में बिता दिया था। तो वो सब व्यर्थ हो जाएगा अगर मैं उनके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती हूँ। इसलिए वो आशा को बावली कहती है, क्योंकि जो हमारी आशाएं होती है, इसी आशा ने पहले तो स्कंदगुप्त से उनका दिल लगा दिया था, प्रेम हो गया था उन्हें, और अब यही आशा दोबारा उनके मन को समझा रही है कि कोई बात नहीं, उनको माफ़ कर दे और दोबारा उसके पास चली जा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। तो ये आंसर का मतलब आपको समझ आ गया होगा, और इस लाइन को तो ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा कि ये जो यहाँ लिखा है, अगर क्षणिक सुख के लिए स्कंदगुप्त के पास चली जाती है तो उनका सारे जीवन का त्याग तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। और उनके मन में कहीं ना कहीं ये द्वंद्व हो रहा था कि विवाह करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मन तो मन होता है और मन चंचल होता है, किसी के भी ऊपर चला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दे रखा, यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन दिया गया है, हालांकि इसके और भी 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगी। अब हम कार्नेलिया का गीत कर लेते हैं फटाफट से। तो कार्नेलिया के गीत में भी हम एक सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। सप्रसंग व्याख्या इसमें नहीं दी गई है, इसमें डायरेक्ट आपको क्या दिया हुआ है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने, यानी कि जो 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं कि आपको व्याख्या करनी होती है सिर्फ, और उसका शिल्प सौंदर्य लिखना होता है। क्योंकि आपने सप्रसंग व्याख्या समझ ली कैसे करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है। इसका हम एक काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि हेमकुंभ रजनी भर तारे वाला, और इसका भाव जो होगा वो क्या होगा, उषा रूपी पनिहारनी अपने सोने के घड़े में सुख समृद्धि और वैभव लाकर संपूर्ण भारत में उड़ेल देती है। मैंने जब ये लाइन समझाई थी तो बताया था आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने कहा भी था कि इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तो मुझे नहीं लगता इसे दोबारा बताने की ज़रूरत है। फिर भी जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं एक बता देती हूँ कि ये जो हेमकुंभ रजनी वाली लाइन है, इसमें वो क्या बोलती है कि जो पूरा भारतवर्ष है उसमें जो सुबह सुबह जो होती है, तो जो उषा रूपी यानी जो रोशनी है, उषा रूपी नायिका है, वो क्या करती है, सवेरे होते ही सूरज को जो कलश की तरह है, सोने का कलश है, वो कलश में क्या लेके आती है, सुख समृद्धि उल्लास और खुशी लेकर आता है, और फिर पूरे भारतवर्ष में उड़ेल देता है, यानी खुशियाँ बिखेर देता है सुबह होते ही। इसलिए लोगों में क्या होती है, एक आशा आ जाती है काम करने के लिए, संघर्ष करने के लिए वो मिल जाती है, मजबूती मिल जाती है। तो यही सब यहाँ पे दिया हुआ है कि सुख समृद्धि और वैभव लाकर संपूर्ण भारतवर्ष में उड़ेल देता है। तो ये तो इसकी हो गई व्याख्या। अब हम देखें
अच्छा यहाँ पे ये भी दिया है, अर्थात बिखेर देती है, जबकि सारी रात जागने के कारण तारे मस्ती में उगने लगते हैं। यानी ये भी बात थी कि जो तारे हैं वो रात भर मस्ती कर रहे थे, सो रहे थे, तो उनको उबासी आ रही थी, तो उस उबासी से कहीं सारा भारतवर्ष ऐसा ना हो कि नींद में अलसाया हुआ रहे, आलस से भरा हुआ रहे, तो उस नींद को हटाने के लिए ही जो उषा रूपी सूरज में नायिका है वो सूर्य रूपी कलश में सुख समृद्धि खुशियाँ लेकर आती है और भारतवर्ष को जगाने का प्रयास करती है ताकि वो नई सुबह को नए प्रयास के साथ आरंभ कर सके। अब इसका शिल्प सौंदर्य वही है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कार्नेलिया का गीत, कविता इसमें अलग है, ये ध्यान रखने की बात है क्योंकि उसमें देवसेना का गीत था और यहाँ कार्नेलिया का गीत है, हालांकि कवि इन दोनों के सेम है। भाषा खड़ी बोली है, छायावादी रचनाकार है, तो ये भी रचना छायावादी हुई और इसमें शांत रस है, उसमें करुणा रस है, इसमें शांत रस है। इन दोनों के डिफरेंस याद करना ज़रूरी है वरना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। अलंकार डिफरेंट होते हैं हर लाइन के हिसाब से भी, हर पैराग्राफ में और हर कविता के हिसाब से, तो इसको सेम नहीं लिखना है। ये सारी आपके शिल्प सौंदर्य है, इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई 3। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें तो सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये उड़ते खग वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, और बरसाती आंखें, तो बरसाती आंखें क्यों बोली, उड़ता खग क्यों बोला गया। उड़ते खग के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं पक्षी गढ़ तक भारतवर्ष को अपना घर समझकर इसी और मुख उड़ते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अर्थात यहाँ प्रत्येक प्राणी को अपने घर सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, घर जैसी सुख सुविधाएं मिलती है। यानी कि उड़ते खग का मतलब तो यहाँ पे पक्षी है, क्योंकि पंछियों के ही होते हैं, पंछी ही जो है वो उड़ पाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है। उड़ता खग किसके लिए यूज़ किया गया, पंछियों के लिए किया गया है जो दूसरे देश से आकर भी भारत में ही शरण लेते हैं। यानी कि भारत की जलवायु ऐसी है कि जो पक्षीगण हैं वो लोग भी भारत में शरण लेते हैं, यहाँ पर घोंसले बनाते हैं, यहाँ पे अपने बच्चों को रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है जो सुख सुविधाएँ, जो जलवायु, जो वातावरण भारत में है वो और किसी देश में नहीं है, इसलिए उनको भी यहाँ पर अपनत्व की भावना मिलती है और अपने जैसा लगता है। और बरसाती आंखों के बादल का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से बरसात में बादल बरसते हैं, बारिश होती है, उसी तरह से भारत के जो लोग हैं वो दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं और उनकी आंखों से भी आंसू झलक जाते हैं। तो यहाँ की लाइन देख लीजिए, बरसाती आंखों के बादल के माध्यम से कवि कहता है कि इस देश के लोग दुखों के क्षणों को भूलकर दूसरों के दुख को अपना समझकर उनके लिए सहारा बनते हैं। इस देश में प्रेम और करुणा स्वव्याप्त है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ बोला है कि इस देश में क्या क्या मिलती है, प्रेम और करुणा है और पूरे देश में भरी हुई है। यानी अपने दुख को भुलाकर वो दूसरे दुख को अपना मानकर भी रोने लगते हैं। तो इस देश में कितना प्रेम और करुणा है कि लोग अपरायों को भी अपना मानकर रहते हैं। तो ये भारत की खास विशेषता है। तो विशेषता में आप ये लाइन भी लिख सकते हो कि भारत की क्या विशेषता है, तो यहाँ पर अपनत्व की भावना है। तो ये तो हो गए आपके सपोर्ट मटेरियल पे डिस्कशन। एक बार हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं, इसीलिए हमें ये क्वेश्चन देखना पड़ता है। ये रहा आपको क्वेश्चन, तो ज़्यादा तो इसमें करने की ज़रूरत है नहीं। वैसे पहला जो क्वेश्चन है साफ दिख रहा होगा अगर आपको, तो मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लौटाई, सेम वहाँ पे हमने देख लिया था, तो ये क्वेश्चन हम करने की ज़रूरत नहीं है। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है, ये भी क्वेश्चन हमने देख लिया था। निज दुर्बल होड़ लगाई थी क्यों, पद पर हारी होड़, दुर्बल पद पर उन्हें पता था कि उनके पाँव कमज़ोर है, सपोर्ट नहीं है, यानी उनका भाई भी अब नहीं है, उनको सिर्फ निराशा ही मिलने वाली है। और इसकी पहले शब्दार्थ करना है इन दोनों की, उसके बाद इसका भावार्थ करिएगा। शब्दार्थ में इसका पता क्या चल रहा है, दुर्बल यानी कमज़ोर, पद यानी पैर, बल मतलब प्रयास। तो जो कमज़ोर पैर हैं किसके, नायिका के, जो कमज़ोर है क्योंकि वो एक राजकुमारी है, उनको कभी ऐसे संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ा था, तो उनके कमज़ोर पैर हैं। और फिर भी वो अपने इन कमज़ोर पैरों से, जहाँ पर उनके पीछे कोई सपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि उनके भाई थे हमेशा उनको सपोर्ट करने वाले, तो अब वो भी नहीं है, तो ऐसे में भी वो प्रयास कर रही हैं। तो ये उनके लिए एक ऐसे है कि अपने दुर्बल पद से, क्योंकि उनको पता है उनके पैर बहुत कमज़ोर हैं। हारी होड़ क्यों बोल रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका गंतव्य क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, ये उन्हें पता नहीं है, फिर भी वो चली जा रही हैं एक ऐसे लक्ष्य की ओर जिसका कोई रास्ता ही नहीं है। तो उन्हें पता है इस रास्ते में जो भी वो संघर्ष कर रही है उसमें सिर्फ उन्हें हार मिलेगी, फिर भी वो प्रयास कर रही हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर
उनको असफलता मिलने वाली है, हारी होड़ लगा रही है वो अपने कमज़ोर पैरों से, जहाँ पर उन्हें असफलता मिलने वाली है। तो तीसरे क्वेश्चन पता चल गया। सेकंड वाला मैंने बता दिया था, सपोर्ट मटेरियल में इंपॉर्टेंट है, और ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया था। अपनी भीख लुटाई, मधुकरियों की भीख, यानी प्रेम में उन्होंने अपनी इज्जत भी गंवा दी थी। काव्य सौंदर्य, जो मैंने काव्य बताए थे उसमें जो व्याख्या करनी थी सेम वही करनी है, और साथ में आपको शिल्प सौंदर्य बता देना, जो हमने अभी सपोर्ट मटेरियल में देखा था वही चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। तो ये आप चीज़ें यहाँ पे लिख देना है। देवसेना की हार और निराशा का क्या कारण है, सपोर्ट मटेरियल में हमने ये क्वेश्चन देखा था इंपॉर्टेंट, तो इसका भी आंसर आपको पता चल गया होगा। फिर कार्नेलिया का गीत हम देखते हैं। तो कार्नेलिया के गीत में पहला क्वेश्चन है कि कार्नेलिया के गीत कविता में प्रसाद जी ने भारत को किन विशेषताओं की ओर संकेत किया। तो इसमें विशेषताएं बताई थी मैंने जब पाठ पढ़ाया था। तो भारतवर्ष की क्या विशेषता है कि जो भारत वह स्थान है जहाँ पर प्रेम और अपनत्व का मधुरय और लालिमा भरा हुआ है, जहाँ अनजान व भूले भटके लोगों को भी आश्रय मिल जाता है। तीसरा पॉइंट है, यहाँ से दूर दराज आए हुए जो रंग बिरंगे पक्षी हैं, जो इंद्रधनुष जैसे लगते हैं, उन्हें भी भारत में घोंसला बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत में ऐसी जलवायु है कि उनको ऐसा लगता है कि अपना घर है। चौथा हम देखते हैं, यहाँ पर जो निवासी मतलब जो भी निवासी यहाँ पे दुख तकलीफ़ में होते हैं, यानी दूसरों के दुखों को देखकर भी जो बाकी लोग हैं वो निराश हो जाते हैं, अत्यंत भावुक हो जाते हैं। तो यहाँ के लोगों में बहुत ही प्रेम और करुणा का भाव है। पांचवा पॉइंट हम ये देख सकते हैं कि ये जो विशाल समुद्र की लहरें यहाँ पर आकर भारत में ठहर जाती हैं, शांत हो जाती है, मतलब उनको भी एक आश्रय मिलता है। उनको लगता है कि हमारा जो गंतव्य है, लक्ष्य है, वो मिल गया है, अब हमें इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो रुक जाती हैं। तो ये कुछ 5 जो विशेषताओं पर मैंने चर्चा की है वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर हम ये क्वेश्चन देखते हैं, उड़ते खग और बरसाती आँखों। ये क्वेश्चन हमने देख लिया सपोर्ट मटेरियल में। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना मैंने बताया था, ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाला है, तो प्लीज़ आप ऐसा कर लीजिएगा। मैंने इसकी व्याख्या कर दी थी चैप्टर पढ़ाते वक्त अच्छे से, और अभी जब मैंने किया सपोर्ट मटेरियल में से भी जब डिस्कस किया था काव्य सौंदर्य, तो उसमें भी सेम क्वेश्चन था, तो यहाँ पे वही लिखना है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट करिए। तो यहाँ पर जो अनजान क्षितिज है, क्षितिज मतलब वही मैंने बताया था जहाँ पर आकाश और ज़मीन का मिलन होता है, यानी कि ऐसी जगह जो आज तक ढूंढी नहीं गई है। लेकिन भारत में वैसे लोग भी आते हैं जो दूर विदेशों में रहते हैं, समुद्र पार रहते हैं, अमेरिका, अफ्रीका, या फिर इधर पूर्व साइड में देख लेता है थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जगह के भी अगर लोगों को देखें तो वो लोग भी अगर भारत में आ जाएं तो भारत में आकर उन्हें अकेला नहीं लगेगा, पराया देश नहीं लगेगा, बल्कि अपने जैसी ही भावना लगेगी। क्योंकि जो भारतवर्ष है वो किसी को भी अकेला फील नहीं होने देता। ऐसा नहीं लगता यहाँ पर भारत के लोगों के द्वारा ऐसा महसूस नहीं कराया जाता कि आप किसी और देश से आए हो, तो विदेशियों को भी अपने जैसा ही लगता है। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि एक अनजान जो क्षितिज है, यानी एक अनजान जगह है, वहाँ पर भी आपको एक सहारा मिल जाता है भारत जैसी जगह हो तो कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों का वर्णन कीजिए। तो प्रकृति चित्र तो ये बताए गए हैं, जो मलय पर्वत का बात की गई थी कि वहाँ से धीमी धीमी सी सुगंध आ रही है, किसकी, चंदन की खुशबू आती है, क्योंकि मलय पर्वत उसी का होता है, तो वहाँ से चंदन की खुशबू आ रही है। दूसरा जो उन्होंने ये कहा था कि पक्षी जो है रंग बिरंगे इंद्रधनुष से जो लग रहे हैं वो आ रहे हैं, उनके उड़ते हुए खग बहुत अच्छे लगते हैं, उसकी चर्चा की गई है। तीसरा प्रकृति चित्रण की बात करें तो हमें पता चलता है जो रात हुई थी तो रात में जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं और सुबह होते क्या करते हैं, उबासी लेने लगते हैं, क्योंकि रात भर उन्होंने मस्ती की थी। तो ये प्रकृति सौंदर्य दिखता है। चौथा प्रकृति सौंदर्य, जब सूरज की उन्होंने चर्चा की थी कि सवेरा होता है तो किस तरह से पूरे आकाश में कुमकुम की तरह फैला हुआ लगता है रोशनी, ये तो हरियाली का था। तो सुबह सुबह जब रोशनी पूरी फैल जाती है तो ऐसा लगता है कि उसने पूरी सुख समृद्धि फैला दी हो। और जब कमल पर रोशनी पड़ती है सूरज की तो वो एक मतलब तांबे के कलर के हो जाते हैं कमल के पत्ते। और जो हरियाली है भारत में फैली हुई, वो हरियाली इतनी ज़्यादा है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि कुमकुम फैला हुआ। जिस तरह से भारत में पूजा के टाइम कुमकुम का प्रयोग किया जाता है, उस तरह से भारत की ज़मीन पर बहुत ज़्यादा हरियाली दिखती है। तो ये कुछ प्रकृति दृश्य हैं जिसका चित्रण किया गया है। तो प्रकृति दृश्य वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, और जो विशेषताओं का क्वेश्चन है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, मैंने बता दिया। तो ये तो हो गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन। तो सारी चीज़ें हमने कर ली है इस चैप्टर्स की, किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की।
अगर इसमें अभी भी आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी। और अब नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो भी नेक्स्ट कविता या फिर कविता ही करेंगे हम ऑलमोस्ट, क्योंकि वो टफ़ होते हैं तो वो जल्दी कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे अपनी पार्ट पे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।